नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। मौत देखी है क्या कभी आपने? नहीं ना? तो आज हम आपको मौत दिखाएंगे कैसी होती है मौत, कैसे आते हैं यमराज और जिंदगी पर कैसे झपट्टा मारती है मौत। मौत से पहले मुस्कुराती हुई जिंदगी, मौत से पहले बोलती हुई जिंदगी, मौत से पहले जिंदगी का आखिरी बयान। देखिए फासला जिंदगी और मौत के दरमियान। मुस्कुराती हुई जिंदगी का ये वो आखिरी वीडियो है जिसके बाद जिंदगी धुआं होगी, जिसके बाद जिंदगी गुबार होगी, जिसके बाद जिंदगी राख हो गई, जिसके बाद जिंदगी जिंदा नहीं रही। जिंदगी की वो आखिरी 10 सेकंड देखिए जब हवा में उड़ते जहाज से जिंदगी जमीन नाप रही थी। हवा में उड़ती जिंदगी आसमान पर हाथ लगा रही थी, लेकिन जमीन पर उतरने से 10 सेकंड पहले मौत ने जिंदगी को हवा में धुआं धुआं कर दिया। घर से निकली जिंदगी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि मौत उसके कंधों पर सवार हो चुकी है और लम्हे भर पहले मुस्कुराती जिंदगियों का मौत से सामना हो गया और रंग बिरंगी जिंदगी पर यमराज ने सफेद कफन डाल दिया। सुबह की खुशहाली उड़कर जिंदगी काठमांडू के हवाई अड्डे से प्रवास के लिए निकली थी। किसी ने पढ़ी थी दुआ, किसी ने किया था मंत्रों का जाप, टिकट ने भी दिया था मंगलमय यात्रा का आशीर्वाद। इतनी दुआओं के बीच फिर कहां से चली आई मौत और मंजिल पर उतरने से पहले ही यमराज ने जिंदगी के माथे पर मौत की मुहर लगा दी और काठमांडू से पोखरा के सफर पर निकला येती एयरलाइंस के ATR 72 विमान को मौत ने आखिरी सफर पर भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो पड़ोसी देश नेपाल से झकझोर कर देने वाली तस्वीर सामने आई। पोखरा में येती एयरलाइंस का विमान क्रैश हुआ जिसमें 72 लोगों की मौत की खबर है। इस विमान में 68 यात्रियों के साथ 4 क्रू मेंबर सवार थे। पहाड़ी से प्लेन टकराने के बाद प्लेन क्रैश हुआ और सीधा मौत के मुंह में जा गिरा। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यात्रियों को लेकर उड़ी येती एयरलाइंस के मुसाफिरों को नहीं मालूम रहा होगा कि उनका ये सफर बेहद दर्दनाक होने वाला है। ये तस्वीरें डरा देने वाली हैं। उड़ते हुए विमान की अचानक से दिशा बदल जाती है और फिर अचानक क्रैश हो जाता है। और नजर आता है तो सिर्फ धुएं का अंबार। पोखरा में जो यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसमें 3 बच्चों समेत 68 यात्री सवार थे। इस विमान में 5 भारतीय नागरिकों के साथ 14 विदेशी नागरिक मौजूद थे। रेस्क्यू ऑपरेशन में 40 से ज्यादा शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। पीएम प्रचंड ने सभी सरकारी एजेंसियों को प्रभावी बचाव कार्य के निर्देश दिए। उन्होंने हादसे को लेकर कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग भी बुला ली। प्रधानमंत्री प्रचंड की अध्यक्षता में हुई इमरजेंसी बैठक में सरकार के कैबिनेट मंत्री मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक येती एयरलाइंस के ATR 72 विमान ने काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरी थी। इस 72 सीटर विमान में 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स यानी कुल 72 लोग सवार थे। विमान पोखरा के समीप ही पहुंचा था, लेकिन लैंडिंग से महज 10 सेकंड पहले क्रैश हो गया। नेपाली मीडिया के मुताबिक ये दुर्घटना पोखरा के पुराने डोमेस्टिक एयरपोर्ट और पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच हुई। हादसे की खबर पर एयरपोर्ट और एयरलाइंस के साथ ही सभी एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई। मौके पर नेपाली सेना के साथ ही रेस्क्यू टीम तत्काल मौके के लिए रवाना की गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी भेजा गया। हादसे के काफी देर बाद तक मौके से धुएं का गुबार उठता नजर आया। नेपाल सरकार ने कैबिनेट मीटिंग के बाद एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। कैबिनेट मीटिंग के बाद नेपाल सरकार ने विमान हादसे की वजह से 16 जनवरी को एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया है। सरकार ने हादसे की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का भी गठन कर दिया है। प्रधानमंत्री प्रचंड रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी के लिए खुद पोखरा भी पहुंचे।
विमान में 53 नागरिकों के साथ ही 5 भारतीय, रूस के 4, आयरलैंड का 1, कोरिया के 2, अर्जेंटीना और फ्रांस के 1-1 नागरिक सवार थे। नेपाल की एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से ये जानकारी दी गई। यति एयरलाइंस की ओर से भी विमानों में सवार सभी यात्रियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। पीएम प्रचंड और गृह मंत्री रवि लामिछा ने काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचकर सीधे कंट्रोल रूम में पहुंचे। नेपाल की एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से ये कहा गया है कि विमान हादसा मौसम नहीं बल्कि तकनीकी खराबी की वजह से हुआ। एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से ये भी कहा गया है कि विमान के पायलट ने एटीसी से लैंडिंग के लिए परमिशन ली थी। पोखरा एटीसी की ओर से लैंडिंग के लिए ओके भी कह दिया गया था। सिविल एविएशन अथॉरिटी का ये कहना है कि लैंडिंग से ठीक पहले विमान में आग की लपटें दिखाई दी थी, इसलिए मौसम की खराबी के कारण दुर्घटना हुई, ये बात नहीं कही जा सकती। पोखरा में हादसे का शिकार हुए विमान का एक वीडियो सामने आया है। ये विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से ठीक पहले का बताया जा रहा है। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि विमान हवा में बाईं तरफ ज्यादा झुक जा रहा है। शुरू में विमान के पहाड़ी से टकराकर के सीती नदी में गिरने की बातें भी कही जा रही थी। यति एयरलाइंस का विमान रनवे से महज 10 सेकंड की दूरी पर था जब वो क्रैश हुआ। एटीसी सूत्रों के मुताबिक पोखरा एयरपोर्ट पर रनवे पूर्व और पश्चिम दिशा की ओर बना हुआ है। विमान के पायलट ने पहले पूर्व दिशा की तरफ से लैंडिंग की परमिशन मांगी थी, उसे परमिशन दे दी गई थी, लेकिन दोबारा पायलट ने पश्चिम दिशा में लैंडिंग की परमिशन मांगी। पोखरा एयरपोर्ट एटीसी के कर्मचारी के मुताबिक पायलट को दोबारा भी परमिशन दे दी गई थी। पायलट ने एटीसी से 2 बार अलग अलग दिशाओं में लैंडिंग की परमिशन मांगी और दोनों ही बार उसे एटीसी ने परमिशन दे दी। और इसके कुछ ही देर बाद जब विमान रनवे से महज 10 सेकंड की दूरी पर था, यह हादसा हो गया। नेपाल के पोखरा में हुए विमान हादसे पर भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गहरा दुख व्यक्त किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर नेपाल में विमान हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि मेरी संवेदनाएं इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के साथ हैं। पड़ोसी देश नेपाल में हुए इस हादसे ने सभी को झकझोर दिया। हर कोई स्तब्ध है। फिलहाल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए बात करते हैं बिहार की। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा रामचरितमानस को लेकर दिए गूगल ज्ञान के बाद सियासी घमासान तेज है। बीजेपी लगातार मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है, लेकिन अब सहयोगी जेडीयू ने भी मंत्री के बयान से कन्नी काट ली है। जेडीयू की विधायक ने मंत्री को इस्लाम कबूल करने की सलाह दे डाली। आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। और ये विस्तार किया है बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने। शिक्षा मंत्री गए थे नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में बोलने, लेकिन बोलते बोलते रामचरितमानस पर सियासी टिप्पणी करने लगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसी उत्तरकांड में लिखा हुआ, जे बरनाधम तेली कुम्हारा सपच की रात कोल कलवारा। जे बरनाधम, बरन में अधम कौन कौन लोग है? जे बरनाधम तेली कुम्हारा सपच की रात कोल कलवारा। उत्तरकांड में लिखा है, आप गूगल पर जाके सर्च करिएगा। रामचरितमानस में जो नीचता का अर्थ क्या है आपको मिल जाएगा इसी टॉपिक में। उत्तरकांड में जो ये लिखा गया कि बरन में अधम कौन कौन लोग हैं, तेली, कुम्हार, कहार, कोल, कलवार, आदिवासी, दलित वगैरह वगैरह। और फिर उसी में आगे लिखा है, अधम जाति में विद्या पाए भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी कि अधम जाति में नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। कैसा? जैसा कि दूध पीने के बाद सांप हो जाता है। हाँ, हमें मालूम है मंत्री जी कि आपके राज्य में जाति की गिनतियां गिनी जा रही हैं, इसलिए आप चौपाई के जरिए जात की बात कर रहे हैं। हमें मालूम है कि सवर्णों और निचले तबके की राजनीति आपको सूट करती है, इसलिए आप चौपाइयां सुना रहे हैं। लेकिन रामचरितमानस का ज्ञान गूगल के ज्ञान से अलग है, फिर उस पर ऐसी टिप्पणी क्यों? अधम जाति में नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। कैसा? जैसा कि दूध पीने के बाद सांप हो जाता है। गूगल की जानकारी देने वाले मंत्री जी को लेकर हंगामा जारी है, बवाल जारी है। जेडीयू खुद शिक्षा मंत्री के बयान से किनारा काट रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। गठबंधन का ये कतई मतलब नहीं कि हम उन पर नियंत्रण रखें। आप जाके बात कर लीजिए। कल बता चुके हैं, मेरा स्टैंड हम बताएंगे कि सारी पार्टियों का जिम्मा हम थोड़ी लेंगे। अच्छा, आप चाहते हैं कोई कार्रवाई होनी चाहिए? आप चाहिए
नहीं, गठबंधन का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम उस पार्टी का नियंत्रण कर रहे हैं। उस पार्टी का नेतृत्व है, वो पार्टी अपना नेतृत्व करेगा। आपको लगता है हिंदू समाज की हम सभी भावना का, सभी धर्मों का सम्मान करेंगे। मंत्री जी के बयान पर गठबंधन के कुनबे में विरोधाभास उत्पन्न हो चला है। जेडीयू ने शिक्षा मंत्री के बयान से कन्नी काट ली है। विधायक डॉक्टर संजीव ने तो शिक्षा मंत्री को इस्लाम धर्म कबूल करने की नसीहत दे डाली। ये अनाप शनाप बोलने लगे, ज्यादा उत्साहित हो गए, तो अभी भी वक्त है माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपको सामने आकर के माफी मांगना चाहिए। गलती करके डिफेंड नहीं करें। अगर आप माफी मांगने से इनकार करते हैं तो बेहतर होगा कि आप अन्य धर्म में चले जाएं, हिंदू धर्म त्याग दें, आप इस्लाम का पालन करने लगे या क्रिश्चियनिटी धर्म को पालन करें, अन्य धर्म चले जाएं। इस पशोपेश में आरजेडी लगातार मंत्री के बयान का बचाव कर रही है। बीजेपी पर बात का बतंगड़ करने का आरोप लगा रही है। सहयोगी पार्टी जेडीयू को लेकर कहा कि ये भी बीजेपी के झांसे में आ रहे हैं। बेवजह का रामचरितमानस पर बयान को लेकर बवाल खड़ा किया जा रहा है, बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। जिस बात को लेकर के माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जिस पंक्ति को लेकर के अपनी व्याख्या की है, उस पर उन्होंने सफाई दे दी है कि भगवान रामचरितमानस ग्रंथ जो है ये सवाल ही नहीं उठता है। ये तो रोम रोम में, कण कण में है, हर हिंदुओं के घरों में ये पढ़े जाते हैं, पूजनीय है। बीजेपी चाहती है कि ऐसे ही मुद्दों पर बहस हो, ऐसे ही मुद्दों पर बवाल हो। बहरहाल बिहार के शिक्षा मंत्री ने गूगल पढ़कर अर्थ का अनर्थ बता दिया, लेकिन असली अर्थ हम आपको दे देते हैं। मंत्री जी ने आधी अधूरी चौपाई सुनाई, हम आपको पूरा सुनाते हैं। पहली चौपाई है, जे बरनाधम तेल कुम्हारा, सुपच किरात कोल कलवारा, नारे मुई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए होए सन्यासी। इसका अर्थ है तेली, कुम्हार, चांडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। इसी तरह दूसरी चौपाई ये है कि हर कहाँ हर सेवक गुर कहेऊ, सुन खगनाथ हृदय मम दहेऊ, अधम जात में विद्या पाए, भयऊ जथा अहि दूध पियाए। इसका अर्थ है कि गुरुजी ने शंकर भगवान को हरि भक्त कहा। हे खगनाथ, ये सुनकर मेरा हृदय जल उठा कि नीच जाति का मैं विद्या पाने से ऐसा हुआ जैसे सांप दूध पिलाने से होता है। यहाँ भी बिहार के मंत्री जी पहली लाइन गोल कर गए थे। मानस की चौपाई की इस व्याख्या के बाद बिहार में विपक्ष हमलावर है, मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। बहरहाल देखना होगा कि राम रीति पर जारी राजनीति का अंत कब होता है। तुम्हारा शपथ की रात कोल कलवारा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। कौन लोग हैं? जय बरनाथ हम तेली कुम्हारा। मकर संक्रांति के मौके पर पीएम मोदी ने देश को 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी। पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच चलेगी। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मकर संक्रांति के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 8वीं वंदे भारत सुपरफास्ट ट्रेन की सौगात दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो 2 राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ेगी। वंदे भारत ट्रेन तेलंगाना के सिकंदराबाद से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के बीच दौड़ेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत प्रोजेक्ट को निर्भरता की मानसिकता से निकलकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने वाले भारत की सच्ची प्रतिकृति बताया। वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। साथ ही कहा कि आज आर्मी डे भी है। हर भारतीय को सेना पर गर्व है। राष्ट्रीय और सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना का योगदान, इसकी वीरता अद्वितीय है। आज सेना दिवस भी है। हर भारतीय को अपनी सेना पर गर्व है। देश की रक्षा में, देश की सीमाओं की रक्षा में भारतीय सेना का योगदान, भारतीय सेना का शौर्य अतुलनीय है।
मैं सभी सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को, उनके परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कार्यक्रम में तेलंगाना राज्यपाल डी सौंदरराजन, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी मौजूद रहे। इस मौके पर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा था कि इस ट्रेन को देश के ही इंजीनियर, डिजाइनर और टेक्नीशियन बनाएंगे और ऐसा ही हुआ। उन्होंने कहा कि वंदे भारत ट्रेन में ध्वनि हवाई जहाज से 100 गुना कम है, जो भारत के इंजीनियरों के लिए गर्व की बात है। रेलवे और देश का विकास राजनीति से ऊपर है। हर पैरामीटर पे वंदे भारत एक शानदार ट्रेन की तरह उभर के आती है। 0 to 100 किलोमीटर की स्पीड 52 सेकंड्स में कंप्लीट करती है। बाकी दुनिया की सारी ट्रेन्स को अगर देखते हो 54, 55, 60 सेकंड्स में करती है। वही वंदे भारत 0 to 100 52 सेकंड्स में। साथ ही साथ ट्रैवल का जो कंफर्ट है, गाड़ी के अंदर नॉइज लेवल एरोप्लेन के कंपैरिजन में 100 गुना कम, 100 टाइम्स लेस। इतना शानदार डिजाइन। वंदे भारत ट्रेन विशाखापट्टनम से सुबह 5:45 पर चलेगी और दोपहर करीब 2:15 पर सिकंदराबाद पहुंचेगी। 2:45 पर फिर से ये ट्रेन सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के लिए रवाना होगी। ये रूट करीब 700 किलोमीटर का है, जिसे वंदे भारत 8 घंटे में कवर करेगी। दोनों तरफ की यात्रा में राजमुंद्री, अड़ा और वारंगल में रुकेगी। बता दें कि ये दक्षिण भारत की दूसरी वंदे भारत ट्रेन है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन मैसूर से चेन्नई के बीच चल रही है। वंदे भारत ट्रेन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इनमें जीपीएस आधारित सूचना सिस्टम, सीसीटीवी, वैक्यूम आधारित बायो टॉयलेट, ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर समेत तमाम सुविधाएं हैं। नई खूबियों से लैस नेक्स्ट जनरेशन वाली वंदे भारत 2.0 ट्रेन में कवच यानी ट्रेन कोलिजन अवॉइड सिस्टम की भी सुविधा है। बता दें कि देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से वाराणसी के बीच 2019 में शुरू की गई थी। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश में 75 भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की योजना है। वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते दबदबे की पहली बार किसी पाकिस्तानी अखबार ने तारीफ की है। पाकिस्तान की मीडिया ने भारत की तारीफ में कसीदे पढ़े। पाक मीडिया ने लिखा कि एक राज्य के तौर पर भारत एक बड़े बदलाव से गुजर रहा है और ये बदलाव न सिर्फ एशिया में बल्कि मोटे तौर पर वैश्विक मंच पर नोटिस किया जा रहा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पाकिस्तान के नेता भले ही भारत के खिलाफ जहर उगलते हो, भले ही उनकी राजनीति भारत के खिलाफ नफरत फैलाने पर टिकी हो, लेकिन हकीकत दुनिया को मालूम है और नतीजा यही है कि पाकिस्तान की मीडिया भी भारत का मुरीद हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने पहली बार भारत की खुलकर तारीफ करते हुए उसे ताकतवर देश बताया। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि ऐसे वक्त में जब यूक्रेन के मुद्दे को लेकर अमेरिका और रूस सामने सामने हैं, तब यही दोनों देश भारत के साथ खड़े होते हैं और ये भारत की बेहतरीन डिप्लोमेसी भी है। आमतौर पर भारत को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का रुख नेगेटिव ही रहता है, लिहाजा इतने खुले अंदाज में भारत की तारीफ वहां के मीडिया में एक बड़े शिफ्ट के तौर पर देखा जा सकता है। पाकिस्तान के एक बड़े अंग्रेजी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शहजाद चौधरी ने भारत के बारे में एडिटोरियल लिखा। शहजाद पॉलिटिकल, सिक्योरिटी और डिफेंस एनालिस्ट भी हैं। चौधरी लिखते हैं कि रूस यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिका और रूस सामने सामने हैं। दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर का डर सता रहा है। इस तस्वीर का दूसरा पहलू पाकिस्तान के लिहाज से बेहद अहम है। यूक्रेन मसले पर अगर अमेरिका और रूस में ठनी है, तो हमें ये भी देखना होगा कि यही दोनों देश भारत के साथ खड़े हैं। और अगर ये कूटनीतिक तख्ता पलट नहीं है तो क्या है? ये भी ध्यान रखना होगा कि पाकिस्तान वो देश है जो अमेरिका के लिए अहम गैर नाटो सहयोगी रहा है। शहजाद आगे लिखते हैं कि चीन के एग्रेसिव नेचर के चलते भारत और अमेरिका में ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हो गई है और अब ये दोनों देश आपसी, रीजनल और ग्लोबल मुद्दों पर मिलकर काम कर रहे हैं।
भारत इस वक्त दुनिया के लिए अहम देश बना हुआ है। वो बहुत बड़ा है और ताकतवर देश है। दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाइए, वहां आपको भारत की छाप जरूर मिलेगी। एडिटोरियल में आगे कहा गया, यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका और उसके सहयोगियों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए, लेकिन इसी दौरान भारत बेखौफ होकर रूस से सस्ता तेल खरीदता रहा। उसने इस ऑयल को रिफाइन करके खूब डॉलर कमाए। अब रूस और अमेरिका दोनों ही ये दावा करते हैं कि भारत उनका करीबी सहयोगी है, और ये भी सच्चाई है कि इसमें कोई दो राय भी नहीं है। दोनों सुपर पावर्स सही कह रही हैं। चौधरी के मुताबिक यूक्रेन जंग को लेकर आप भारत की डिप्लोमेसी देखिए, उसने बीच का रास्ता अपनाया। शहजाद ने बताया कि भारत एशिया के बाद ग्लोबल पावर बन गया है। भारत ने आजाद होने के बाद से ही इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखी और अपने हित देखे। दूसरी तरफ पाकिस्तान को आप देख रहे हैं। आज भारत एग्रीकल्चर और आईटी सेक्टर की सुपर पावर है। 1 अरब से ज्यादा की आबादी के बावजूद वो जबरदस्त कामयाब है। वहाँ का लोकतंत्र भी शानदार है। तो पाकिस्तान अब भारत के गुण गा रहा है। हालांकि भारत को पाकिस्तान से सबूत नहीं चाहिए कि उसकी तूती दुनिया में बोलती है, लेकिन अब दुश्मन देश भी भारत के शौर्य का दम भर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।